नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं स्वदेश आर मेरे साथ, यानी मैं हूं सृष्टि शर्मा। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले एक बार आज के बाजार में किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला वो आपको बताते हैं, जहां पे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो कि चल रहे हैं, जो कि रूस और रशिया के बीच में जिस तरीके की वॉर यानी जंग होने की जितनी खबरें आ रही हैं, उनका असर भारतीय बाजारों पे भी जरूर पड़ा। हालांकि हमारी जो शुरुआत थी वो कमजोरी के साथ शुरू हुई थी, बट उसके बाद बाजार में काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। इसी के साथ बाजार ने दरकिनार किया जितनी भी चिंताएं थी उसको लेकर, और शानदार रिकवरी के साथ सभी इंडेक्स बंद हुए, जहां पे निफ्टी में आप देखिए निचले स्तरों से करीब 400 अंकों की रिकवरी देखने को मिली, और वो सुधार के बाद 16,800 के करीब बंद होता हुआ नजर आया। वहीं सभी सेक्टर्स की अगर बात करें तो निचले स्तरों से सभी में एक अच्छी रिकवरी हम देख पाए। पर मार्केट्स में और क्या हलचल रही ये जानने के लिए आइए चलते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे के साथ। मानसी, बताइए और किस तरीके का एक्शन आज हमें बाजार में देखने को मिला? बिल्कुल, तो यहाँ पर दिन भर हमने उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखा, लेकिन बाजार जिस तरह से हम कहते हैं कि हर स्थिति से विपरीत ट्रेड करने में कामयाबी दिखाता है, वैसा ही कुछ आज भी होता हुआ दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से बस बचे हुए आधे घंटे में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। अच्छी तेजी पर करीब निचले स्तरों से सेंसेक्स ने 1100 अंकों की बढ़त दिखाई और 450 अंकों की तेजी निफ्टी ने भी निचले स्तरों से दिखाकर अच्छी बढ़त पर क्लोजिंग की। सिर्फ बैंक निफ्टी की तरफ से कमजोरी का दबाव देखने को मिला, वहां पर लाल निशान के साथ क्लोजिंग हमने देखी। इसके अलावा हमने अच्छी तेजी ही देखी। बैंक निफ्टी करीब 225 अंकों की बिकवाली के साथ 36,205 पर क्लोज होता हुआ दिखा। मिड कैप स्पेस में भी अच्छी मोमेंटम के साथ ही बढ़त पर कामकाज आज के सत्र में ट्रेड जो है वो क्लोज होता हुआ हमने देखा। करीब 270 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग के दरमियान हमने स्टॉक्स मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड देखा। अब अगर मिड कैप और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की बात करें, सबसे पहले निफ्टी के गेनर्स की बात करें, अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि हिंडाल्को। यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम हिंडाल्को के स्टॉक में देखने को मिला। टाटा स्टील में अच्छी तेजी पर कामकाज देखने को मिला। पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, वहीं बीपीसीएल जैसे कुछ तमाम काउंटर्स थे जो कि अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा रहे थे। एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड देखने को मिला। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम स्टॉक जो है, रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका एक इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आज भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स अच्छी बढ़त पर ही ट्रेड कर रहे थे। मेजर गेनिंग सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स में अच्छी तेजी के बीच रिकवरी के साथ बचे हुए घंटों में हमने ट्रेड्स देखा। एक आखिरी आधे घंटे में ही हमने अच्छी रिकवरी देखी एफएमसीजी, आईटी, फर्टिलाइजर, मेटल और सीमेंट में। हालांकि ऑटो, फाइनेंशियल और निजी बैंक क्षेत्र जो है कमजोरी का दबाव देखकर ही क्लोज होते हुए दिखे। ऑल इन ऑल पॉजिटिव सेटअप कह सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर साथ निभाता तो बहुत अच्छा हो जाता। धन्यवाद मानसी, बाजार का पूरा एक्शन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो इस उथल पुथल वाले बाजार के बीच में चलिए अब आपको बताते हैं कि मार्केट के दिग्गजों का किस तरीके का आउटलुक निकल कर आ रहा है। तो मनीष डांगी ने कहा कि रिस्क ऑफ के लिए इक्विटी में फिलहाल कम निवेश करें। उनके मुताबिक बाजार में निवेश के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। सबसे अच्छा तरीका जो है रिस्क ऑफ का है कि रिस्क ही को कम कर दें पोर्टफोलियो में। सबसे अच्छा तरीका वो है, क्योंकि जब भी आप उसको हेज करने के लिए कुछ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जैसे आप गोल्ड को बोल रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंटली उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका रिस्क को कम करने का आपके पोर्टफोलियो में यह है कि आप जो रिस्की एक्सपोजर्स हैं जैसे कि इक्विटी, वो उसको कम करें। जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर जो डायल इन डायल आउट करते हैं, वो तो बहुत कम कर रखे हैं पिछले 4-5 महीनों में रिस्क को। हम फिर से उसका वेट करेंगे कि जब मार्केट्स में ब्रेक हो और मार्केट फिर से काफी सस्ते हों, तब हम एक्चुअली मार्केट में घुसेंगे। बट मेरा एडवाइस एक जनरल इन्वेस्टर को भी यही रहेगा कि आप अगर पिछले 2 सालों से 70-80% इक्विटी में है, तो शायद ये समय जो है वो 50% या 40% इक्विटी का है। आप 50 में हैं तो शायद ये 25 का है। तो यानी कि रिस्क को कम करें, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो मुझे खतरा लगता है आपके ऑडियंस के लिए, और कई सारे जिन लोगों से मैं मिलता हूं, कि उन लोगों ने सबने तेजी के बाजार में जो है वो 5-7 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया है, जो शायद अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में। तो वहां पे आपको अंडरवेट होने की बहुत जरूरत है। इस वक्त ये जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो के इंडेक्साइज करें, यानी कि
उन 5 स्टॉक्स से निकल करके आप ब्रॉड मार्केट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, किसी डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या फिर खुद निफ्टी को अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर दें। तो ये थे मार्केट दिग्गज मनीष दांगी की आउटलुक, जहां पे वो कह रहे थे कि इक्विटी में थोड़ा सा आप कम निवेश करना चाहिए और साथ ही जो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट्स है वहां पे अपना जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम करें। पर चलिए अब आइए आपको सुनाते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन ने हमसे खास बातचीत में क्या कहा। हालांकि उनके मुताबिक आगे भी बाजार में जिस तरीके का उतार चढ़ाव है हम देख रहे हैं हाल फिलहाल वो बरकरार रहेगा, बट इसी उतार चढ़ाव में बाजार में जो डर का माहौल है उसके बीच में निवेश के शानदार मौके भी हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। वॉर जैसी सिचुएशन या एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स होते हैं तो कोई भी इंडेक्स या प्राइस लेवल का रेलेवेंस नहीं होता है। ओके, तो नया लो बना सकते हैं या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो नया हाई भी आ सकता है। बट हमको अगर फियर को गेज करना है तो हम लोग बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं, उसमें ग्लोबल वॉलिटी को काफी एम्फेसिस देते हैं कि ग्लोबल वॉलिटी किस तरह स्पाइक कर रही है। ओके, अगर हम वो ग्लोबल वॉलिटी इंडेक्स की बात करें, जैसे विक्स की बात करते हैं यूएस के लिए, S&P के लिए, चाहे इंडिया के लिए बात करें, तो हमको जो इवेंट लास्ट थर्सडे फ्राइडे को अनफोल्ड हुआ, लास्ट थर्सडे को ग्लोबल वॉलिटी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे स्पाइक करी वहां से थोड़ा कम हुआ है, वो क्या इंडिकेट करता है कि एक जो पीक बनना था वॉलिटी का वो बन गया है। ओके, वो ये भी इंडिकेट करता है जो फियर का भी एक पीक था वो फियर का भी एक पीक बन गया है। ओके, बट क्या ग्लोबल वॉलिटी सेटल हो गई है? आंसर इज नो। ओके, सेटल नहीं हुई है। जब तक वो 20 के नीचे नहीं आती तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वॉलिटी मेंटेन रह सकती है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फियर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्राइसिस, वो डेटा देख के लगता है कि वो वी हैव पास दैट फेज। ओके, तो ये लेवल पे अपॉर्चुनिटी बनती है पार्टिसिपेट करने की, कि अपने को दिखता है कि फियर का लेवल हमने पीक आउट कर लिया है। ओके, और जब सबको सब कुछ खराब लगता है, डेटा पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, माइंडसेट डिस्टर्ब होता है, तो तभी अपने इंडिकेटर्स काम आते हैं कि किस तरह हम कैपिचुलेशन देखें, किस तरह हम फियर देखें, किस तरह वॉलिटी का डेटा पॉइंट्स देखें। जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, या तो हमने थर्सडे को बॉटम देख लिया है, या हो सकता है कि हम बॉटम को रीटेस्ट भी करें। ओके, मे बी आजकल के अंदर ही। तो ये थे क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन, जहां पे उन्होंने बोला कि ऐसे डर के माहौल में अच्छे निवेश के मौके तलाशने चाहिए। पर चलिए अब आपको बताते हैं कि इलारा कैपिटल के एमडी हरेंद्र कुमार के मुताबिक कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ध्यान देना चाहिए, और उनके मुताबिक ये भी है कि आने वाले 8 से 10 दिन जो उठापटक है वो बाजार में जारी रह सकती है। आइए देखते हैं उनका सेक्टर आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है। ये प्रीवियस दोनों ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन रशियन बॉर्डर पे हुआ है, एक है जॉर्जिया, एक है क्रेमिया, दोनों का रेंज रहा है 8 से 10 दिन। तो 8 से 10 दिन वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा, तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी इसमें कितना डैमेज हो सकता है एक दूसरी असेसमेंट है। तो जैसे हमने कहा, हमको एक लेवल करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने एक असेसमेंट लिया, बट ये क्लियर है कि अगले 1 महीने में क्रूड कूल ऑफ होगा, रूपी स्ट्रांग होगी, एक बीटा ट्रेड तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, राइट। तो बट दैट इज नॉट द ट्रेड टू प्ले, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। उसी के लिए हम बता रहे हैं कि आप बैंक्स खरीदिए, आप ऑटोज खरीदिए, आप कैपेक्स खरीदिए, जो कैपिटल गुड सेक्टर है। तो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। सो मार्केट पर से रिस्क, आई थिंक अभी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। अभी एक ड्रिप डाउन मोड होगा एंड एंड इट विल गो इनटू सम कंसोलिडेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज सेबी में नई नियुक्ति हुई है, जहां पे माधवीपुरी बूच को मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बूच अब अजय त्यागी की जगह लेंगी, और आज अजय त्यागी ने रिटायरमेंट भी लिया है। माधवीपुरी बूच सेबी की चीफ बनने वाली पहली महिला होंगी, और इनके अगर हम कुछ क्वालिफिकेशंस आपको बताएं तो IIM अहमदाबाद से MBA और दिल्ली के जाने माने स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट माधवीपुरी बूच सेबी की होल टाइम डायरेक्टर भी रह चुकी हैं पहले। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे ET Now स्वदेश के संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी। तो आइए चलिए उनके पास चलते हैं। उत्कर्ष, बताइए। देखिए, हर नई चीज़ का एक समय होता है और इस चीज़ का समय काफ़ी
समय से था कि सेबी को एक फीमेल चेयरपर्सन की दरकार थी और फाइनली सेबी की पहली फीमेल चेयरपर्सन बनी है माधवी पुरी बुच। लेकिन माधवी का सेबी से जो नाता है वो नया नहीं होगा, बहुत पुराना होगा। करीब 4 साल 2017 से 2021 तक वो होल टाइम मेंबर रही हैं। अक्टूबर 4 2021 को वो होल टाइम मेंबर के पद से हटी थी और अब फाइनली वो सेबी चेयरपर्सन के रूप में आई हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नया अगर नियुक्ति होती है केवल सेबी में ही नहीं कहीं भी, तो आपको एक समय लगता है जिसको आप टीथिंग टाइम बोलते हैं, आप कल्चर समझते हैं, आप लोगों को समझते हैं। लेकिन माधवी के साथ वो दिक्कत नहीं होगी, वो पहले दिन से ही सेबी के कामकाज को समझ सकती हैं। और अगर माधवी के बारे में आपको कोई और भी बातें बताऊं तो माधवी पुरी बुच जो थी वो सेंट स्टीफन कॉलेज के पास आउट हैं, IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी काम किया है। करीब करीब ICICI सिक्योरिटीज़ में, ICICI बैंक में काफ़ी समय तक काम किया है। लेकिन एक और बात जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, जो हमने बात की कि माधवी पुरी बुच पहले दिन से एक्शन में आ सकती है, उनको पहले दिन से एक्शन में आना भी होगा क्योंकि कई सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो सेबी चेयरमैन के तौर पर उनको देखनी पड़ेंगी। पहली प्रायोरिटी जो है वो रोड के उस पार है, मेरे इस पार जो है वो सेबी का ऑफिस है और अगर मेरे पीछे की बात करें तो NSE का ऑफिस है। NSE को लोकेशन के मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन CBI की चालू है, जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है उसको वापस भरना माधवी पुरी बुच की पहली प्रायोरिटी हुआ। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी रहेगी और बड़ी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी नए IPOs, टेक IPOs, सॉफ्टवेयर कंपनी के IPOs, जो कि अजय त्यागी ने शुरुआत कर दी थी अपने दौरान में एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस IPOs की, न्यू एज स्टार्टअप्स के IPOs की, उसको आगे बढ़ाना होगा माधवी पुरी बुच को। तो ये 2 बड़े प्रॉम्प्ट एक्शंस रहेंगे जिनको करने होंगे। कई सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं जिनका भी आना बचा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ फोकस रहेगा माधवी पुरी बुच के लिए, जो अगले 3 साल तक सेबी की चेयरपर्सन है और पहली फीमेल चेयरपर्सन है। धन्यवाद उत्कर्ष। सेबी की नई चेयरमैन माधवी पुरी बुच के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड और आने वाले समय में क्या उनके फोकस एरियाज रहेंगे, ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं LIC के IPO की, जिसका सबको इंतजार है। तो LIC के IPO के लिए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स को इस हफ्ते से मंजूरी मिल सकती है। ET Now स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक IPO में देरी नहीं होगी और ये मार्च के तीसरे हफ्ते में खुलेगा। इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ ET Now स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी LIC IPO के लिए जल्द ही ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को मंजूरी दे सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये रेगुलेटरी अप्रूवल इसी हफ्ते आ सकता है। आपको हम याद दिला दें, LIC ने IPO के लिए DRHP 13 फरवरी को दाखिल किया था और अगर इस IPO को इसी वित्त वर्ष में पूरा करना है तो उसके लिए तय समय पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स काफी जरूरी हैं। साथ ही साथ हमें सूत्रों से पता चला है कि संभावना यही है कि ये IPO मार्च के तीसरे हफ्ते में खुलेगा। साथ ही साथ IPO का प्राइस बैंड 2000 रुपए से 2100 रुपए के बीच में हो सकता है। हालांकि इस पर जो फाइनल मंजूरी है वो RHP फाइलिंग के आसपास ही होगी। पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है इस IPO में, जिसके लिए कंपनी ने बार बार पॉलिसी होल्डर से गुजारिश की है कि वो अपना पैन को अपडेट करें वेबसाइट पर जाकर, जिसकी आखिरी तारीख मंडे यानी आज है। तो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 85 लाख पॉलिसी होल्डर्स ने अपने पैन को अपडेट किया है। कंपनी इसको इस तरीके से देख रही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स का रिस्पांस है वो इसके हिसाब से आंका जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की दिग्गज कंपनी FMCG कंपनी HUL के बारे में, जहां पे कंपनी ने एक बार फिर अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं और इस बार जो उनके कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं वहां पे 2 से 10% के बीच में अपनी कीमतें बढ़ाती हुई कंपनी नजर आई है। इसके पहले फरवरी की शुरुआत में भी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स की अपनी कीमतें बढ़ाई थी और यही नहीं, कंपनी ने पिछले 6 महीने में कई बार ऐसी प्राइस हाइक्स ली हैं। इस पे क्या है पूरी जानकारी, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी कृतिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं। FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर फरवरी में अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और ये प्राइस इंक्रीज 2 to 10% की रेंज में है अकॉर्डिंग टू आवर डीलर सोर्सेज। तो अगर हमें याद हो, कंपनी ने फरवरी के शुरुआत में भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए थे इन द रेंज ऑफ 3 to 10%। तो इस बार कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो है सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, डव बॉडी वॉश,
पियर्स, लक्स, लाइफ बॉय सोप, रिन 500 ग्राम। सो इस बार जो कंपनी ने प्राइस इंक्रीज़ किया है वो जैसे कि सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड में प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 225 टू 230। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का प्राइस बढ़ के फ्रॉम 450 टू 480 हो गया है। डव बॉडी वॉश का प्राइस बढ़ के फ्रॉम 115 टू 125 हो गया है। रिन 500 ग्राम्स का प्राइस फ्रॉम 44 टू 48 हो चुका है। तो कंपनी पिछले 6 महीनों से इंसेसेंटली अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए जा रही है और अब तक उसने 25 टू 30% का हाइक ले लिया है। और ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद स्पाइक देख रही है अपनी इनपुट कॉस्ट में, जैसे कि पैकेजिंग कॉस्ट और पाम ऑयल कॉस्ट, और हो सकता है वो आगे जाके भी अपने और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए। तो यहाँ पे सिर्फ एफएमसीजी कंपनी ही नहीं आपको प्राइस हाइक से झटका दे रही है, बल्कि आने वाले समय में अब दूध भी महंगा होगा। जी हाँ, आज अमूल दूध ने कंज्यूमर्स को झटका दिया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर और महंगी होती हुई नजर आएंगी। अमूल कॉरपोरेशन के मुताबिक एनर्जी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और पशु आहार की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते दूध के दाम अब उन्हें बढ़ाने पड़े हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में कंपनी की ने कीमतों में केवल 4% ही बढ़ोतरी करी है अभी तक। चलिए अब बात करते हैं बिग बाजार की, जहां पे बिग बाजार में रीब्रांडिंग पर जोरों से काम हो रहा है। स्टोर ने नए स्टॉक लिया जा रहा है जिसमें जियो मार्ट का लोगो नजर आ रहा है। दरअसल फ्यूचर रिटेल ने बिग बाजार के ऑपरेशन बंद कर दिए हैं और रिलायंस इसका टेक ओवर कर रहा है। क्या है इस पे पूरी खबर, ये जानने के लिए आइए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता खुशबू तिवारी के पास। पिछले 3 दिनों से कई बिग बाज़ार स्टोर बंद पड़े हैं। अगर आप इन किसी भी स्टोर्स पर जाते हैं तो आप देख सकेंगे कि वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है जो कह रहा है कि रीस्टॉकिंग हो रही है, यानी जो स्टॉक है उसमें दोबारा भरपाई की जा रही है, नया स्टॉक लाया जा रहा है। और हमने भी देखा है कि यहाँ पे जो नया स्टॉक आ रहा है उस पर जियो मार्ट का लोगो लगा हुआ है और नए नए आइटम्स की रीस्टॉकिंग की जा रही है। और जो पहले का आइटम है उसको पहले जो स्टॉक है उसे सील कर दिया गया है। दरअसल फ्यूचर रिटेल ने जो डिफ़ॉल्ट्स की हैं लीज पेमेंट्स को लेकर, उसकी वजह से रिलायंस रिटेल ने इसकी रीब्रांडिंग करनी शुरू कर दी है, इसका टेक ओवर कर लिया है। तकरीबन 200 ऐसे स्टोर्स हैं जिसकी रीब्रांडिंग की जा रही है और अगले कुछ दिनों तक ये रीब्रांडिंग और रीस्टॉकिंग जारी रहेगी। दरअसल फ्यूचर रिटेल ने एक एक्सचेंज की फाइलिंग में कहा था कि लगातार घाटा बढ़ने की वजह से उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है कि वो ऑपरेशंस जारी रख सके। कुछ लोन्स में भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट्स किए हुए हैं और उनके पास जो घाटा है पिछले 4 क्वार्टर्स में देखा जाए तो तकरीबन 4,400 करोड़ से ऊपर का उनको घाटा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमेज़ॉन का लिटिगेशन है उसके जारी रहने से भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो अमेज़ॉन है वो लोग इस मामले को लेकर लीज जो स्ट्रक्चर है उसको बदलाव को लेकर हाई कोर्ट का और एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। खुशबू तिवारी, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जहां पे कमोडिटी कीमतों में लगातार तेजी की वजह से ऑटो कंपनीज पर सबसे ज्यादा कंपनीज के मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। क्या है इसका पूरा असर, आइए जानते हैं सौमित से, जो कि अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको पूरी एनालिसिस देने के लिए। सौमित बताइए। ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगे और ये ऑटो सेल्स नंबर्स की वजह से नहीं, जब बल्कि बढ़ते कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। अब 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, ये सारी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है अगर एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रोडियम और पैलेडियम के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं। तो अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो उनका एक्सपोजर स्टील के खिलाफ ज़्यादा होता है और जो 2 व्हीलर्स होते हैं उनके एक्सपोजर पैलेडियम, रोडियम और एल्यूमिनियम की तरफ ज़्यादा होता है। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले 3rd क्वार्टर से अगर हम अभी के प्राइसेस कंपेयर करेंगे तो सारे कमोडिटी की प्राइसेस सिवाय के स्टील प्राइसेस के बढ़ चुके हैं। स्टील के प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है, बट अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें तो उसमें अराउंड 19% और 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर प्रेशियस मेटल जैसे कि पैलेडियम और रोडियम की बात करें तो उसमें 20% से अधिक का ग्रोथ देखने को मिला है अगर हम करंट प्राइसेस को 3rd क्वार्टर के एवरेज प्राइसेस से कंपेयर करें तो। अभी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी ऑटो कंपनीज की बढ़ जाएगी, बट खासकर ये 2 व्हीलर्स की बढ़ेगी क्योंकि एल्यूमिनियम और प्रेशियस मेटल की प्राइसेस में
ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी अगर हम पिछले 5-6 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो पिछले 5-6 क्वार्टर में करीब 70 to 80% इंक्रीज़ हमें कमोडिटी प्राइसेस में देखने मिला है। अब इसको मिटिगेट करने के लिए ऑटो कंपनीज़ ने प्राइस हाइक तो लिया था, बट वो प्राइस हाइक कॉमेंसरेट नहीं था कि पूरा जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन कर पाया, और इसीलिए जो ग्रॉस मार्जिन है सेक्टर का वो करीब 500 to 600 बेसिस पॉइंट से गिर चुका है। अब अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो उन्होंने पिछले 18 महीने में करीब 5 से 6 बार प्राइस हाइक लिया है, बट उसके बावजूद हमें मार्जिन्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब IFL के हिसाब से आगे जाके टू व्हीलर्स कंपनीज को करीब 2 to 2.5% का प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है अगर ये पूरा इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस पास ऑन करना चाहते हैं कंज्यूमर्स को। बट क्या ये प्राइस हाइक मुमकिन होगा, ये देखने लायक होगा, क्योंकि अगर प्राइस हाइक उन्होंने लिया तो वॉल्यूम और ग्रोथ पे इसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो आगे जाके ये देखने की बात होगी कि कंपनीज क्या चूज़ करती है, वॉल्यूम ग्रोथ या मार्जिन एक्सपेंशन। जी हाँ सौमित, ये तो ज़रूर है कि जिस तरीके से कमोडिटी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, लगातार ऑटो कंपनीज जो हैं प्राइस हाइक्स ले रही हैं, बट देखना ये अहम है कि मांग किस तरीके से इसको सपोर्ट करती है। जब हम ऑटो सेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि फरवरी महीने में किस तरीके की उम्मीद है कि ऑटो बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पे मांग काफ़ी अच्छे से होल्ड ऑन करती हुई नजर आई है। चिप शॉर्टेज की दिक्कतें कम हुई हैं, जिसके चलते देखें तो मारुति सुजुकी के महीने दर महीने आंकड़े देखें तो वहां पे 4% की बिक्री सुधरती हुई नजर आएगी। वहीं M&M ऑटोमोटिव डिवीजन में इस बार कंपनी करीब 45,000 ऑफ यूनिट्स गाड़ियां बेचती हुई नजर आ सकती है, और टाटा मोटर्स से उम्मीद है कि लगभग 40,000 के आसपास अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ये कंपनी गाड़ियां बेचेंगी। अब अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, यहाँ पे भी मांग जो है काफी मजबूती से होल्ड कर रही है, बट यहाँ पे कुछ डीलर्स ने जो है एक्चुअली अपनी बिक्री और अपनी परचेजेस जो है वो थोड़ा सा पुश बैक यानी होल्ड ऑन करते हुए नजर आई हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इलेक्शंस के बाद डीजल के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पिकअप हो रही है, ये सिर्फ फरवरी महीने में नहीं है, महीने दर महीने देख रहे हैं कि ये आंकड़े में सुधार हो रहा है। इसमें कंपनीज की बात करें तो अशोक लेलैंड की बिक्री में साल दर साल करीब 5% की बढ़त की उम्मीद है। वहीं टाटा मोटर्स की बिक्री में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 9% और आयशा मोटर्स BCV के सेगमेंट में 7% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। अब बात करें टू व्हीलर सेगमेंट में, सौमित आपको बता रहे थे कि यहाँ पे मार इनको कमोडिटी इन्फ्लेशन की भी पड़ रही है, पर मांग भी अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से वापस नहीं आई है। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में साल दर साल 22% की गिरावट की हमें उम्मीद है। हालांकि एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ अच्छी होने की वजह से बजाज ऑटो और TVS मोटर्स की जो साल दर साल बिक्री है वो लगभग सपाट रहने की हमें उम्मीद है। वहीं आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की बिक्री में 14% की गिरावट के साथ 60,000 के आसपास हमें यूनिट बिक्री आंकड़े आने की पूरी उम्मीद है। आखिर में बात करें ट्रैक्टर सेगमेंट की, तो यहाँ पे काफी गिरावट हमें साल दर साल देखने को मिल सकती है। M&M ट्रैक्टर और एस्कॉर्ट्स दोनों के ही आंकड़े में लगभग 30% की साल दर साल गिरावट की उम्मीद है। पर चलिए वक्त हो चला स्वदेश खबर में आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं GDP के आंकड़ों की, जहां पे तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ अनुमान से कम रही। आज आए आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 0.7% से बढ़कर 5.4% रही है, जबकि उम्मीद 5.9% रहने की थी। Q3 GVA ग्रोथ 2.1% से बढ़कर 4.7% रही। वहीं फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ में भी गिरावट देखी। पर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। आइए बात करते हैं उनको कैसे लग रहे हैं GDP के आंकड़े। अदिति नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे सवाल आप हेडलाइन नंबर्स पे ही रहेगा। GDP 5.9% की उम्मीद थी, लेकिन 5.4% आए हैं। थोड़े निराशाजनक नंबर्स हैं, क्या वजह है? देखिए एक्चुअली हमारी तो एक्सपेक्टेशन 6.2% की GDP ग्रोथ की थी, तो उससे तो काफी कम ही नंबर आए हैं। डिसअपॉइंटिंग तो मैं कहूंगी ये नंबर्स को। अब इंटरनल्स में ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। क्या वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जहाँ पे मॉनसून बहुत ही ज्यादा अनइवन थी, या फिर क्या वो मार्जिन इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जितने एक्सपेक्टेड थे उतने भी इम्प्रूव नहीं हुए थे।
Q3 में वैक्सीन के स्प्रेड के बावजूद। तो मेरे हिसाब से अगर Q3 के नंबर में ही इतनी मॉडरेशन आ गई है, Q4 में एक आई वुड से ट्रिपल वैमी है। ऑन वन हैंड थोड़ा बेस इफेक्ट तो था ही, दूसरी बात पहले हाफ में जो थर्ड वेव आ गई थी उसके रिस्ट्रिक्शन थे, और अब जिस पोजीशन में हम हैं वहां पे वापस एक नई अनसर्टेनिटी आ गई है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। तो हो सकता है कि 4 हैंडल भी Q4 के जीडीपी ग्रोथ में ना दिखे। तो ओवरऑल आई वुड से कि जो पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ है वो शायद 8.5% या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। पर आरती, जैसा कि आप कह रही हैं कि काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, इसी बीच देखिए अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो उन्होंने बजट में ऐलान किया था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहेगा, और उस वक्त जो क्रूड का बेस भाव था वो $75 लिया गया था। अब अगर क्रूड देखें तो वो $100 हो चुका है। साथ ही दूसरी कमोडिटीज़ देखें तो वहाँ पे भी दाम बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या आगे भी ये जो जीडीपी पर दबाव बरकरार रहता हुआ देख सकते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? Q3 में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कंपनीज डिमांड रिकवरी पे कॉन्फिडेंट थी अक्टूबर में, और हमने देखा था कि काफी सेक्टर्स में प्राइस इंक्रीजेस पास थ्रू हो गई थी, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया कंपेयर्ड टू अ वेरी फीबल वॉल्यूम ग्रोथ इन Q3 इन मेनी सेक्टर्स। लेकिन Q4 में देखिए दोनों चीजें ही होंगी, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा और दूसरे हाथ पे कमोडिटी प्राइसेस को भी पास थ्रू करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो सिर्फ इतना सा ये है कि जो डाउनस्ट्रीम प्राइसेस पे डिपेंडेंट है उनके लिए एक प्रोटेक्शन है कि रिटेल प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ी है, लेकिन जो भी अपस्ट्रीम एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड है उसको तो मार्जिन प्रेशर इस क्वार्टर में आएगा ही आएगा, और डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है इस क्वार्टर के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। धन्यवाद अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही Q3 में किस तरीके के जीडीपी आंकड़े आए, आपको कैसे लग रहे हैं वो, और आगे का आउटलुक क्या निकल कर आ रहा है, उस पर पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन रूस के जंग की, जहां उनके बीच फंसे भारतीयों को बचाने की पूरी कोशिश जारी है, जिसको लेकर ऑपरेशन गंगा की 6ठी फ्लाइट कई भारतीयों को लेकर वतन लौटी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। यूक्रेन रूस की जंग के बीच में फंस गए हैं भारत के छात्र, और इन छात्रों के घर वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि उनका लाल किस हाल में होगा। वही इस टेंशन को खत्म करने के लिए शुरू हुआ है ऑपरेशन गंगा, जो निकल पड़ा अपने मिशन में। दिन सोमवार, जगह दिल्ली एयरपोर्ट। ऑपरेशन गंगा की कामयाबी की 6वीं फ्लाइट, जो यूक्रेन के बम धमाकों के बीच से 240 छात्रों को बचाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर लाई, तो बुझे हुए ये दिल, मुरझाए हुए चेहरे अपनों को देखकर खिल भी उठे और चहक भी उठे। Russia attacks on Ivano airport, then we asked them to leave the country and reach to Poland. So they have taken a taxi and moved to Poland border. Well, the MEA was on the other side of the border, in the Polish border. I also understand that they cannot help us in the Ukrainian border because they cannot cross themselves all the time. दरअसल यूक्रेन रूस की जंग के बीच 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे, तो फिर इन लोगों को निकालने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का पहला दिन, तारीख 26 फरवरी, दिन शनिवार, जगह दिल्ली एयरपोर्ट। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट रोमानिया से होते हुए 219 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची। इसके बाद ऑपरेशन गंगा ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ी, तो अगले दिन एयर इंडिया की 3 स्पेशल फ्लाइट फंसे हुए भारतीयों को बचाने रवाना हुई। इसके बाद सुबह 3:16 पर ऑपरेशन गंगा दूसरी फ्लाइट बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, और 6 घंटे बाद सुबह 9:23 पर एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट यूक्रेन में फंसे 240 लोगों को लेकर एयर इंडिया का
फ्लाइट हंगरी से दिल्ली पहुंचा। वहीं 27 फरवरी को शाम 5:44 पर ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की चौथी फ्लाइट बुखारेस्ट से 198 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। वहीं सोमवार की सुबह 6:30 पर एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट 249 छात्रों को बचाकर ले आई और इसी तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 1100 छात्रों की जिंदगियां महफूज की गईं। दिल्ली की दहलीज पर कदम रखते ही इन बच्चों की जान में जान आई तो इनके घर वालों की धड़कनों का चैन आया। हमें पहले इवैक्यूएट, हम नज़दीक है रोमानिया बॉर्डर से, तो इसलिए उन लोगों ने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की है कि हमें पहले निकाले ताकि वो नॉर्थ में है तो वेस्ट साइड में आ सके। सिचुएशन तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही है जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है सबको। रोमानिया एम्बेसी थी वहाँ पे, तो उन लोगों ने हमें 7 आवर्स का ट्रैवल करके डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचाया उसी बस में। बाकी बॉर्डर पे सिचुएशन अभी इसलिए ख़राब है कि 2-3 दिन से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ, तो उस वजह से जो भारतीय दूतावास है वो सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। भले ही 3 दिनों से गंगा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी नाकाफी है क्योंकि अभी भी करीब 19,000 से ज्यादा यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं। कई वीडियोस आए हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे छात्रों को भूखे प्यासे रहकर बंकरों में अपनी जान बचानी पड़ रही है। बाहर बम धमाके हो रहे हैं, इसलिए ये छात्र एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। ना ही कोई कैंप्स बनाए गए हैं, ना ही खाने की व्यवस्था है, ना ही पीने की व्यवस्था है। माइनस में टेम्परेचर्स है और हम यहाँ पर रोड पे रह रहे हैं पिछले लास्ट 4 दिनों से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन 500 स्टूडेंट्स है एंड ना ही कोई प्रोसेस हो रहा है हमें पास कराने के लिए। वहीं मोदी सरकार ने भारतीय छात्रों को बचाने के लिए खास रणनीति बनाई है जिसके तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा जो भारतीय लोगों से बातचीत कर उनको रेस्क्यू करने का इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा को अब एयर इंडिया के अलावा इंडिगो और स्पाइस जेट का भी साथ मिलने जा रहा है। कई देश की सीमाएं लगती हैं इस देश के साथ और अलग अलग जगह से लोग बाग निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और लोगों में एक भरोसा डालने के लिए कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है, 4 मंत्रियों को उसके लिए भेजा जा रहा है और हम लोग अलग अलग देश में जाएंगे। मुझे पोलैंड भेजा जा रहा है क्योंकि पोलैंड की सीमा के पास भी काफ़ी लोग उधर से पोलैंड में आने के लिए तैयार हैं। हताशा और निराशा के इस आलम में एक उम्मीद की किरण दिख रही है जो है आज बेलारूस के बॉर्डर पर होने वाली यूक्रेन और रूस की बैठक, जिसमें कुछ हल निकलने की उम्मीदें पूरी दुनिया लगाई बैठी है। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने अपने न्यूक्लियर डिफेंस को भी अलर्ट कर दिया है। ऐसे में ये लगता है कि अगर आज हल ना निकला तो कल बड़ा बवंडर हो सकता है। ET Now स्वदेश। चलिए इस पर और बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये, जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा के तहत जो छात्र वहाँ फंसे उनको निकाला जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक के बच्चे हैं उनको निकालना तो था ही, मतलब ये तो एक हमारा फर्ज बनता है एक देश होने के नाते, पर ये कोई नई बात नहीं है। 1990 में जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था तो उस जमाने में हमने उस इलाके से 1,70,000 लोग निकाले और वहां से 500 फ्लाइट भरी एयर इंडिया की। 2 महीने में इतने लोग वहां से निकाले गए। समस्या यूक्रेन से भी गंभीर थी उस समय वहां। 2011 में हमने लिबिया से 15,000 लोग निकाले, समुद्री रास्ते और हवाई रास्ते वहां से निकाले गए। और अभी 2015 में हमने येमेन से निकाले, वहां भी काफी गंभीर स्थिति थी। एक ही वहां पे बंदरगाह अवेलेबल था, लड़ाई चल रही थी, बमबारी चल रही थी। वहां से हमने 6,000 लोग निकाले, उसमें से 5,000 भारतीय थे और 1,000 विदेशी नागरिक थे। तो ये तो हमने करना ही था, हर देश अपने नागरिकों को निकालता है। इतना ही है कि शायद हमने कुछ देरी करी
वहां पे उनको सतर्क करने की कि अब टाइम आ गया है यूक्रेन से निकलने का। तो वहां पे हमारा असेसमेंट कुछ मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। मरसू, देखिए इस बारे में तो बात हो ही रही है कि क्या इससे पहले भी एक इंटीमेशन जा सकता था, लेकिन एक और सवाल अब ये है कि जो सिचुएशन आन पड़ी है, हालांकि फ़्लाइट शुरू हो गई है लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसके लिए एक अलग और एक स्पेशल मिशन की ज़रूरत है? देखिए, स्पेशल मिशन का सवाल है, इस समय वहां पे जंग चल रही है। मिशन को यूक्रेन जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहा है, मतलब वो मुल्क जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है। क्या उसके पास टाइम है कि वो एक स्पेशल मिशन को वहां आने दे, अंदर आने दे? कैसे जाएगा मिशन, कैसे लोगों को निकालेगा? हाँ, ये जरूर है कि जो बगल के देश हैं उसकी सीमा पे हम लोग तैनात कर सकते हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उनको तैनात कर सकते हैं, ताकि वहां पे पूरी कोशिश की जा सकती है कि जैसे ही बच्चे जो खास इलाके में उनको बुलाएं, क्योंकि पश्चिम यूक्रेन जो है वहां पे अभी स्थिति काफी नियंत्रण में है, तो वहां पे पश्चिम में बुलाए और वहां से जो है बाहर निकलवाए। और शायद मैंने ये भी देखा है कि सरकार ने तय किया है कि कुछ मंत्रीगण वहां जाएंगे, 4-5 मंत्री जाएंगे, उसकी चार्ज लेंगे। अब ये सुना है, अब पता नहीं असलियत क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि यूक्रेन में फंसे जितने भी भारतीय छात्र हैं उसमें कई सारे घरेलू उड़ाने वाली कंपनीज हैं जो कि पूरी कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से वहां पे ज़्यादा मात्रा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी देश वापसी की जाए। इसी पे स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हम सब एयरलाइंस मिलके फ्लाइट्स लॉन्च करने जा रही हैं नेबरिंग कंट्रीज में, पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में, और इसमें जो भी भूमिका हमें दी जाएगी हम उसको पूर्ण करेंगे। पिछले 2 दिनों में एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स भेजी गई थी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए, और आज स्पाइसजेट की कुछ फ्लाइट्स जा रही हैं, और बाकी एयरलाइंस भी इसमें हिस्सा जरूर लेंगी, और जितनी भी आवश्यकता होगी भारत सरकार की, जितने भी स्टूडेंट्स को वापस लाना होगा और हम सब लोग मिलके वापस लाएंगे। ये लगभग कितनी फ्लाइट्स होंगी शुरुआत में जो आप ऑपरेट करना चाहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब चूंकि प्राइवेट एयरलाइंस भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं, तो क्या वो कोई फेयर्स, कोई किराया भी चार्ज करेंगे? अभी तक किराए की तो कोई बात हुई नहीं है। कल तक जो हमारी चर्चा हुई थी, इस समय प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए। उसके कुछ चार्जेस या कॉस्ट जो होगी वो भारत सरकार बेयर करेगी या कैसे करेगी, इसकी अभी बहुत कोई चर्चा नहीं हुई है। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए और फिर हम ये सब चर्चा करेंगे। सर, बात स्पाइसजेट की जो क्रेडिट स्विस के साथ में जो आप कोशिश कर रहे हैं उसको सेटलमेंट करने के लिए, उस पर एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि उसमें अभी तक क्या पहल स्पाइसजेट की तरफ? जैसे हमने हमेशा कहा है कि ये सारे जितने भी इश्यूज होते हैं ये इसमें सेटलमेंट अंत में होता ही है, और इसमें भी चर्चा चल रही है और सेटलमेंट होके ये भी मामला सुलझ जाएगा। तब तक उम्मीद कर सकते हैं कि आप इसको जल्द हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, कि आप लगातार जिस तरीके का एक्सपेंशन प्लान देख रहे हैं, सरकार की भी कोशिश है कि रेगुलर इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स को उसको शुरुआत की जाए समय शेड्यूल में, ये माना जा रहा है कि करेगी सरकार। तो इसमें किस तरीके से आप एक्सपेंड करना चाहेंगे? क्या आप कुछ नए एयरक्राफ्ट शामिल करना चाहेंगे? कई कुछ नए रूट्स आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे स्पाइसजेट के लिए तो इंटरनेशनल उड़ान जो है कि ये बहुत ही अहम हिस्सा था हमारे नेटवर्क का। 40% हमारा नेटवर्क इंटरनेशनल था। तो जिस प्रकार से ये सेक्टर्स खुलेंगे, हम नए जहाज लाएंगे। वैसे ही इस वर्ष में स्पाइसजेट 15 से 20 नए जहाज इंडक्ट करने जा रहा है, तो उन जहाज़ों को काफ़ी बड़े तौर से इंटरनेशनल सेक्टर्स में लगाया जाएगा। आखिरी में सर, स्पाइसजेट का जो कार्गो डिवीजन है उसकी इवैल्यूएशन तगड़ी हुई थी, काफी उसको लेकर के ना एक बज़ क्रिएट हुआ था, उसमें हम कितना आगे बढ़ पाए हैं उसकी लिस्टिंग? देखिए, उसकी लिस्टिंग तो समय से होगी, कुछ सेबी के कुछ नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। सबसे पहले वो जो स्लम्प सेल का कार्यक्रम था जिसमें हम उस कंपनी को अलग कर रहे थे, वो हमें लगता है अगले कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा।
और तेजी से फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन की सीमा से लगे चारों देशों में भारत सरकार के विदेश दूत तैनात करने का फैसला किया है। Over the next 24 hours, 3 more flights are scheduled. Okay, 2 of these flights will be from Bucharest. Okay, so out of the 3, 2 from Bucharest, 1 to Delhi, 1 to Mumbai. So Bucharest, Delhi and Bucharest, Mumbai. And 1 from Budapest to Delhi. So that's the next 24 hours. I don't want to give you more because we will keep on changing this. Let me emphasize another thing again to everyone, particularly to the students and other family members. Flights are not the constraint. We will add more flights as needed. We have seen some messages saying, oh, flights are going away, we will not be able to take the flights, panic is setting in. Please do not get worried. We want to emphasize that people should not reach the border directly. Okay? If they do, they will face long waiting times to cross, as you have seen in Poland border, as you've seen on the Romanian border. So yes, please do reach the western parts of the country, the western parts of Ukraine, but please seek shelter in nearby towns. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि रूस के आक्रमण से यूक्रेन पस्त हो चुका है और दूसरे देशों की मदद की राह ताक रहा है, मगर तमाम देश सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद तो नहीं कर रहे, लेकिन रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। आइए देखें ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपीय देश और अमेरिका भले ही हथियारों से रूस के खिलाफ ना खड़े हों, लेकिन वित्तीय चोट पहुंचाने के लिए आए दिन कुछ नया ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और कई दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से बाहर कर दिया है। अब इसका रूस पर क्या असर पड़ेगा, जरा इसे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्विफ्ट है क्या। दरअसल स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लेन देन से जुड़ी जानकारियों को भेजने में इस्तेमाल होता है। यानी इससे सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान होता है, पैसों का नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति जो कि अमेरिका के किसी शहर में बैठा है और अपने बैंक ABC से किसी दूसरे देश लंदन में बैठे अपने दोस्त को उसके बैंक XYZ में पैसा भेजना चाहता है, तो पहले प्लेटफॉर्म पर एक प्रतिभागी को एक यूनिक 8 अंकों का स्विफ्ट कोड या एक बैंक पहचान कोड यानी BIC दिया जाता है। ऐसे में पैसे भेजने वाला व्यक्ति लंदन में बैठे पैसा रिसीव करने वाले के खाते से जानकारी और उसके 8 अंकों के स्विफ्ट कोड को अपने बैंक ABC को देगा। इसके बाद ABC एक स्विफ्ट मैसेज XYZ को भेजेगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो पैसे खाते में जमा कर दिए जाएंगे। स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम में है, जो 200 से ज्यादा देशों और रीजन के 11,000 से ज्यादा बैंकिंग और सिक्योरिटी संगठन को जोड़ता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिस्टम है। यानी प्रतिबंध लगाकर रूस को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यूरोपीय देशों ने भी रूस पर कड़ी प्रतिबंध लगाए हैं। BP ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से बढ़ते दबाव के चलते वो रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट से 20% हिस्सेदारी निकाल ली गई। BP की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रोसनेफ्ट होल्डिंग को छोड़ने के फैसले की वजह से पहली तिमाही के अंत में $25 बिलियन तक का शुल्क लगेगा। BP के CEO बर्नार्ड लूनी और बॉब डुगले दोनों रोसनेफ्ट बोर्ड से हट जाएंगे। इसके अलावा रूस की एयरलाइन के लिए यूरोप के आसमान बंद रहेंगे। यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि 27 देशों का संगठन रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करेगा। साथ ही कनाडा भी रूस एयरलाइंस के लिए अपने आसमान के दरवाजे बंद रखेगा। हालांकि इन प्रतिबंधों के बीच रूस का रवैया न तो नरम पड़ा है और न ही उसकी तरफ से इसे लेकर कोई चिंता जताई गई है।
अब देखना ये है कि रूस इन प्रतिबंधों से कैसे लड़ता है और इसका असर कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और युद्ध से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उनसे हटकर थोड़ी खिलखिलाती हुई खबर आपको सुनाते हैं। और ये खबर जुड़ी है महानगरी मुंबई से, जहां पे मुंबई की ऊंची इमारतों को हरा भरा करने की कवायद शुरू हो गई है और अब तमाम इमारतों की छतों पर आपको खूबसूरत और दिलकश अंदाज वाले गार्डन दिखेंगे, जिन छतों को देखकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए हमारी ये खास पेशकश। मुंबई में रहने वाले अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो है पेड़ पौधों को, ग्रीनरी को, क्योंकि कई जगहों पे दूर दूर तक आपको ग्रीनरी नहीं दिखती है। लेकिन उसकी लिए एक अच्छी खबर आ रही है, अगर आपको टेरेस गार्डन पसंद है तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कैसे? मुंबई के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने BMC यानी कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर उनके आदेश देकर ये पहल शुरू करी है। आइए देखते हैं। मुंबई ईंट और कंक्रीट की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का शहर, जिसकी चमक धमक में अब 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ की छतें खूबसूरत फूलों की खुशबू से महकेंगी और शानदार हरे पौधों से सजेंगी, जहाँ कुदरत के वो तमाम रंग दिखेंगे जो अब तक महरूम थे। यानी बेजान छतें अब बोलने को बेचैन हो उठेंगी, क्योंकि कुछ ऐसा ही इरादा है मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यूं तो कहा जाता है कि इस शहर में सभी के सपने पूरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद इस शहर के लिए पर्यावरण एक सपना सा होकर रह गया है। मुंबई में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स के कारण पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, जिससे आलम ये है कि इस शहर की हरियाली खत्म होने के कगार पे है। लेकिन इस परेशानी को कुछ हद तक कम करने के लिए राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं अब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आदित्य ठाकरे के निर्देश पर BMC यानी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तैयार किए गए नए मसौदे को मंजूरी दी है। इस मसौदे के तहत 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्रफल वाले एरिया में टेरेस गार्डन बनाने की योजना है। साथ ही टेरेस गार्डन में हरियाली को बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। वहीं सड़क के साथ में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए वर्टिकल गार्डन तैयार किए जाएंगे। बड़ी निर्माण परियोजनाओं में देसी पेड़ों से पोडियम तैयार करने की भी योजना है। इसके साथ पेड़ों के बढ़ने और हरियाली के लिए जरूरी मिट्टी और जगह को भी उपलब्ध कराया जाएगा। गार्डन से पानी निकासी की व्यवस्था करना मुख्य रूप से इस नीति में शामिल है। BMC के इस फैसले से पर्यावरण को होने वाली हानि रुकने के साथ मुंबई में हरियाली भी दिखेगी। दरअसल मुंबई की बड़ी इमारतों में टेरेस के अलावा बहुत खाली जगह रहती है, जिसमें गार्डन बनाया जा सकता है। वहीं BMC जल्द ही महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री यानी MHCI और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नरेटको जैसे बिल्डर्स एसोसिएशंस के साथ बातचीत करेगी, जिसमें फैसले को लागू करने जैसी जरूरी मुद्दों पर बात की जाएगी। उम्मीद है कि BMC के इस फैसले के लागू होने के बाद नौनिहालों का बचपन पार्क्स और पेड़ पौधों से महरूम नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए और इसको और जानने के लिए, क्योंकि अच्छी खबर है तो थोड़ी जानकारी और हमें चाहिए। सबसे पहले चेयरमैन नरेटको जो है निरंजन हीरानंदानी, वो भी है हमारे साथ, एंड द मैन ऑफ द मूवमेंट जितेंद्र परदेसी जो कि BMC के गार्डन सुपरिटेंडेंट है, वो भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ी और हमें डिटेल दीजिए, कब से ये लागू होगा, कैसे आपके मन में ख्याल आया, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, थोड़ी बताइए हमें। नमस्कार। माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे, इनके आदेश के बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। हम लोगों ने, सर आवाज आ रही है? जी सर, हेलो, आ रही है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है जी। माननीय आदित्य जी के ऑर्डर के हिसाब से हमने उसको पॉलिसी को बनाया। इसमें मुख्यतः 3 चीजें ली गई, एक टेरेस गार्डन है, वर्टिकल गार्डन है और एक पोडियम गार्डन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुंबई में ग्रीनरी
बढ़ना चाहिए, ये बेसिक ये है। और उसमें सभी ट्री जो हो गए वो स्मॉल साइज और इंडिजिनस ट्री हो गए। तो जब भी हम लोग इस पॉलिसी के बारे में सभी, जैसे हिरानंदन जी है, सब इस क्षेत्र के जो लोग हैं, पीएटा है, नरेडको है, ये लोगों से बात करके उसमें क्या कठिनाई लाने के लिए क्या क्या सुझाव रहेंगे वो सब एक साथ ये करके फिर एक मुंबई के लिए अच्छी पॉलिसी हम लोग बीएमसी के सामने लाएंगे। चलिए अब इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को समाप्त होने का वक्त हो चला है, पर बिजनेस जगत और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।